नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम चर्चा करेंगे नेपाल और नेपाल की राजनीतिक परिस्थिति की। भारतीय संचार माध्यम में बहुत ही व्यापक चर्चा हो रही है कि नेपाल में चाइना समर्थक सरकार बनी है। चाइना के समर्थक प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधानमंत्री बने हैं और ऐसा बनने से भारत विरोधी भावनाएं नेपाल में बढ़ेगी या नेपाल भारत से दूर हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहे तो बार बार कहा जाता है कि नेपाल चाइना के बहुत ही नज़दीक चला गया है। इन सारी बातों पर चर्चा करने से पहले हम अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करेंगे। भारतीय संचार माध्यम में जो कुछ भी चर्चा हो रही है उस पर मेरी आपत्ति है। क्या कोई भी देश, कोई भी स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री किस देश का भ्रमण करेगा, ये आप निर्धारित करेंगे? भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के बाद किस देश का भ्रमण करेंगे, ये क्या कोई दूसरा देश निर्धारित करता है? तो अगर आपके लिए ये चीज़ सही है तो वो चीज़ नेपाल जैसे एक सार्वभौम देश के लिए भी लागू होता है। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री किस देश का भ्रमण करेंगे ये भारतीय प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, वैसे ही नेपाल का प्रधानमंत्री सर्वप्रथम किस देश का भ्रमण करेंगे ये नेपाल के प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर पहले चले गए वहाँ प्रथम भ्रमण जहाँ पर हुआ उस देश के साथ उनका संबंध बहुत नज़दीक का होगा और दूसरे देशों के साथ उनका संबंध बहुत ही खराब होगा। लेकिन भारतीय संचार माध्यम, खास से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, अभी हाल ही में एक मशहूर टीवी चैनल है एबीपी न्यूज़ और उसके मशहूर वरिष्ठ पत्रकार हैं दिबांग अभी काठमांडू आए हुए थे और पुष्पकमल दाहाल का इंटरव्यू लिए। उस इंटरव्यू में उन्होंने उनसे पूछा कि आपका पहला भ्रमण किस देश का होगा। हालांकि पुष्पकमल दाहाल ने क्लियर कर दिया कि उनका प्रथम भ्रमण भारत का ही होगा, लेकिन इससे अंदाज़ा लगा लेना कि अगर भारत का भ्रमण करते हैं तो वो प्रो इंडियन होंगे और चाइना का करते हैं तो प्रो चाइनीज एंटी इंडिया होंगे, ये पता नहीं कौन सी विश्लेषण का कौन सा तरीका, ये तो समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि ऐसा कह के, ऐसा करके भारतीय संचार माध्यम नेपाल और नेपाली में एक किस्म से एंटी इंडिया फीलिंग पैदा करते हैं, क्योंकि किसी भी देश का प्रधानमंत्री किस देश का भ्रमण करेगा ये पूर्णतः उसका अपना मामला होता है। ये उसका विशेषाधिकार है कि वो चुने कि किस देश का भ्रमण उसे करना है। लेकिन इस चीज़ को, छोटी सी घटना को भी इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है भारतीय संचार माध्यम में। अभी एक चर्चा चली है कि चाइना समर्थक, ओली के समर्थन से बनने वाली सरकार चाइना समर्थक होगी। मैं बार बार कहता हूं कि नेपाल की कोई भी सरकार हो वो भारत विरोधी नहीं हो सकती। भारत विरोधी बनाते हैं भारतीय संचार माध्यम। भारतीय संचार माध्यम में जो भी खबरें आती हैं, ये जान लीजिए उस सारी खबरों को नेपाल में प्रमुखता से देखी जाती है, सुनी जाती है और ये सारे आपके प्रति, आपके जो रिपोर्ट आते हैं उसके प्रति उसको देख करके एक धारणा बनती है। उन्हें लगता है कि भारत और भारतीय संचार माध्यम, भारत सरकार नेपाल के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और यही कारण है कि नेपाल और नेपाली में एंटी इंडिया फीलिंग रहती है। अब यहाँ जो राजनीतिक परिवर्तन है थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी एक संसार भर में ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पूरा संसार का ही एक फेनोमेना है कि कुछ नए परिवर्तन, लोग कुछ नया चाहते हैं। 6 महीने, 1 साल पहले गठन हुई पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है। वैसे ही विदेशों में भी 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं। लोगों को उस पर विश्वास है, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से वोट से जीत कर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये दिखाता है कि लोगों को पुराने जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कहीं ना कहीं अविश्वास है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत में नई जन्मी, जिसका कोई इतिहास नहीं था, आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली पर शासन कर रही है और अभी पंजाब में भी शासन करने लगी। कुछ वैसा ही परिवर्तन नेपाल की राजनीति में भी दिख रहा है। 2022 में ही एक चुनाव हुआ था नगर निगम का काठमांडू, उसमें देश भर का चुनाव हुआ और उसमें बहुत सारी जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज को वोट नहीं मिले, बल्कि उनके जगह पर लोगों ने स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया। काठमांडू के भी मेयर में एक स्वतंत्र उम्मीदवार, अननोन चेहरा जिसको कोई जानता भी नहीं था,
बालन शाह मेयर के चुनाव जीते। और अच्छी सुखद बात क्या है कि उनके जीतने के बाद जनता की जो अपेक्षाएं थी अभी तक लगभग वो उसे पूरा करते दिखाई देते हैं। काठमांडू की जनता मेयर बालन शाह के कार्यों से अभी खुश है। अब आगे देखना है कि ये उनकी जो अभी का जो एक्टिवनेस है वो कब तक रहता है। कुछ वैसा ही परिवर्तन पॉलिटिकल ये सत्ता में भी हुआ, राजनीतिक सत्ता में भी हुआ। इसके पहले कांग्रेस और एमआलए और एक एमआलए का एक संगठन, पुराना एमआलए जो था उसका एक पार्ट माधव नेपाल के नेतृत्व में और पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, ये 3-4 पार्टी मिल करके सरकार चला रहे थे। लेकिन चुनाव में गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसके बाद नया गठबंधन बना। गठबंधन को तो मिला था, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला कहिए, क्योंकि अगर प्रचंड और देवबा मिले रहते तो सरकार देवबा की बन जाती। लेकिन प्रचंड प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और देवबा उन्हें देना नहीं चाहते थे। इसी बात पर ओली ने समर्थन किया और प्रचंड प्रधानमंत्री बन गए। ओली के साथ साथ कुछ नए पार्टी भी इस समय, कुछ नई पार्टियों का उदय हुआ है नेपाल की राजनीति में, जिसमें एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी है जिसके अध्यक्ष हैं रवि लामिछाने। रवि लामिछाने मूलतः वो एक पत्रकार हैं और यहाँ एक चैनल है, उस पर वो अपना प्रोग्राम करते थे जो जनता से, नेपाली में सीधा कूड़ा जनता संग, मतलब जनता के साथ सीधी बात कर रहे थे। और वो प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उससे उनकी एक छवि बनी, उनकी एक छवि जनप्रिय पत्रकार की हुई, उससे वो लोकप्रिय होते गए और ये एक इम्प्रेशन बना, एक ऐसी धारणा बनी कि वो जनता के सरोकार का विषय उठाते हैं। 6-7 महीना पहले उस पार्टी का गठन हुआ और उस पार्टी ने समानुपातिक और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर लगभग उसके 20 सांसद चुन के आए हैं। अब 20 सांसद वाली पार्टी को पुष्प कमल दाहाल मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर की वरीयता दी गई है, अर्थात उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो रवि लामिछाने को मिला है। सोचिए, पहली बार 6 महीना पहले कोई आदमी राजनीति में कदम रखता है और वो सीधे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन जाता है। और पुरानी पार्टियाँ, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, ये सारी पार्टी होते हुए भी 20 सीट लाती है, उप प्रधानमंत्री बनती है, गृह मंत्री भी दिया जाता है। अब मेरी नज़र में इसके दो परिणाम हो सकते हैं। एक, अगर रवि लामिछाने से जनता की जो उम्मीदें हैं और वो जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरते हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया था सत्ता से बाहर रहने पर, अगर उन चीज़ों को करने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में नेपाल की जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बहुत ही कड़ी चुनौती मिलने वाली है। क्योंकि जनता में पुरानी पार्टियों के प्रति एक वितृष्णा तो है, चाहे वो केपी ओली हो, शेर बहादुर देवबा हो, माधव नेपाल हो, रामचंद्र पौडेल हो, ये जितने भी पुराने राजनीतिक, क्योंकि जो नेपाली जनता है एक्चुअली नेपाल में 1989 जब विक्रम संवत 2046 में यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई और तब से जो नेता प्रधानमंत्री बनते आए हैं, जो सत्ता में रहते, वहीं आज भी हैं, कोई नई पार्टी नहीं आई है। तो लोगों को लगता है कि ये पुरानी पार्टियां नेपाल का विकास नहीं कर सकती हैं या नेपाल की जनता का कल्याण नहीं कर सकती है। यही कारण है कि नेपाली जनता भी नया चेहरे पर विश्वास कर रही है। और एक रवि लामिछाने ही नहीं, रवि लामिछाने के अलावा और भी पार्टियां आई हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा जो इसमें विश्लेषण ये है कि अगर रवि लामिछाने अपने जो वायदे किए हुए थे उस पर वो खड़ा उतरते हैं, तब तो पुरानी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये भी राजनीति हो सकती है कि पुरानी पार्टियों के नेता जो हैं वो चाहते हो कि इन्हें बदनाम किया जाए, क्योंकि इसी सरकार में, जिस सरकार को कोसते रहे, उसी सरकार में वो उप प्रधानमंत्री बने हैं। रवि लामिछाने का पुराना भाषण सुनिए या उनका पत्रकार रहते हुए जो उन्होंने जो प्रोग्राम किया है, उसमें केपी ओली, प्रचंड, देवबा, इन्हीं लोगों का विरोध करके वो नेता बने हैं। अब उन्हीं के साथ, उन्हीं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, वहीं केपी ओली के साथ बैठकर सरकार चला रहे हैं।
अब अगर वो केपी ओली और प्रचंड ने उन्हें काम करने नहीं दिया तो उसका खामियाजा रवि लामिछाने को भी भुगतना पड़ेगा और जनता में उनकी छवि बिगड़ेगी। मुझे लगता है कि ये दोनों राजनीति भी हो सकती है कि रवि लामिछाने को अगर काम करने दिया गया तो गारंटी है कि पुरानी पार्टियों के दिन तो गए, नई पार्टियों का उदय होगा और जनता की चाहना अगर पूरा कर पाए तो स्वाभाविक है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होगा। पॉलिटिकल सिस्टम इन द सेंस कि नई नई पार्टियां आएगी और पुरानी जो पार्टियां जो 50 साल से यहाँ पर आने जाने का काम कर रही थी वो खत्म होगा। लेकिन रवि लामिछाने को काम करने दिया जाएगा इसमें मुझे संदेह है, या सत्ता में आने के बाद सत्ता का असर उन पर नहीं पड़ेगा इसमें भी मुझे संदेह है। क्योंकि माना जाता है, ये बहुत पहले एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कहा था कि सत्ता लोगों को करप्ट बनाती है। अब सत्ता में आने के बाद अगर रवि लामिछाने करप्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने वायदे पूरे किए तो वो बहुत बड़े नेता बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता साफ है। इसके अलावा एक और पार्टी है जो मधेश को स्वतंत्र कराने की मांग करती रही है, लेकिन अभी वो मुख्य धारा में आई गई है, जनमत पार्टी। और उसके जो अध्यक्ष हैं, संयोजक कहें या अध्यक्ष कहें, वो आम आदमी पार्टी से काफ़ी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष की जगह पर अरविंद केजरीवाल की जैसा ही अपने आप को संयोजक कहते हैं, कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अब उस संयोजक हैं डॉक्टर CK राउत, उनकी पार्टी को भी अच्छी वोट मिली है और वो भी देर सवेर इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा कुछ और पार्टियां भी हैं जो अपने जातीय राज्य का डिमांड करती थी और उसके विरुद्ध में आंदोलन की, जिसके चलते उन्हें वो अभी जेल में है, फिर भी जेल से भी वो जीते हैं। तो ये सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, चाहे माओवादी हो, कांग्रेस हो या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, फिर को बहुमत नहीं मिला और बहुत सारी पार्टियां मिल के सत्ता चला रही हैं। लेकिन अब इस मेरा जो ऑब्जेक्शन था शुरू में, मैं उसी को फिर यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि चाइना का ही भ्रमण अगर प्रचंड कर लेते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि चाइना का भ्रमण किए तो चाइना के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा होगा और भारत के साथ उनका संबंध बहुत खराब होगा? इस अवधारणा से भारतीय संचार माध्यम को निकलना होगा। नेपाल एक स्वतंत्र देश है, उसकी सार्वभौमिकता को आपको रेस्पेक्ट देना होगा। उस देश का प्रधानमंत्री किस देश का भ्रमण करेगा ये आप उस पर छोड़ दीजिए। अगर आप उससे क्वेश्चन करते हैं, आप प्रश्न करते हैं कि आपकी पहली भ्रमण किस देश की होगी, तो कहीं ना कहीं आप उसके लॉयल्टी पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपको लगता है कि वो भारत के प्रति, भारत का विरोधी है, इसलिए वो किसी दूसरे देश का भ्रमण कर सकता है। तो ये पहला ऑब्जेक्शन था। दूसरा, जो भी भारतीय संचार माध्यम है, ये बार बार कहना कि नेपाल और नेपाली में भारत विरोधी भावना है। भारत विरोधी भावना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्यों है इसे समझना होगा। आपके ऐसे ही काम से भारत विरोधी भावना बढ़ती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण, कुछ साल पहले नेपाल में भूकंप आया था। भूकंप में हानि हुई थी, कोई शंका नहीं है, लेकिन भारतीय संचार माध्यम जिस ढंग से दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नेपाल में कुछ बचा ही नहीं है, काठमांडू में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ध्वस्त हो गया है। तो नेपाल का जो इकोनॉमी है, अर्थतंत्र है, वो मूलतः टूरिज्म पर आधारित है। अगर ये इंप्रेशन संसार भर दे दिया जाए कि नेपाल ध्वस्त हो चुका है, नेपाल में कुछ बचा ही नहीं है, फिर टूरिस्ट तो आएंगे नहीं, और टूरिस्ट नहीं आएंगे तो नेपाल का अर्थतंत्र तो खत्म हो जाएगा। और यहीं इसी कारण से भारतीय संचार माध्यम को लास्ट में नेपाल सरकार ने बोल कर यहाँ से भगाया। तो ऐसी बातें, ऐसी न्यूज़ जब दिखाई जाती है तो इससे नेपाली जनता में भारत के प्रति गलत छवि बनती है, और ये गलत छवि बनाने वाली नेपाली जनता या नेपाली सरकार नहीं होती है, ये भारतीय संचार माध्यम होते हैं। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता देने से उससे उसका गलत असर पड़ता है। इसके अलावा जो भी प्रचंड के साथ जो एक नाम लगा हुआ है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हैं, माओवादी होने से वो चाइना समर्थक हैं, तो मेरा कहना है कि माओवादी तो हैं, नाम माओवादी है, लेकिन उनको पालने पोसने वाली तो भारत सरकार अब है, ऐसा माना जाता है, ऐसा नेपाली जनता मानती है। नेपाली जनता में ये पूर्ण एक घर गड़ गया है, बैठा हुआ बात कि प्रचंड भारत के ये आदमी हैं, प्रो इंडियन है, क्योंकि इंडिया उन्हें तो बहुत सारे लोग तो विभिन्न नाम से बुलाते हैं,
किसी प्रधानमंत्री के लिए वैसा कहना ठीक तो नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ये सच्चाई है, ये प्रचंड ने भी माना है कि जब वो युद्ध काल यानी जनयुद्ध काल जब उनका चल रहा था, जब वो भूमिगत थे, तो भूमिगत समय में बहुत सारा समय उन्होंने इंडिया में ही बिताया। तो क्या भारतीय एजेंसी रॉ या आईबी इतनी कमज़ोर है कि उन्हें पता नहीं चला कि प्रचंड जो नेपाल में माओवादी आतंक फैलाए हुए हैं वो नोएडा में या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब में रहते हैं? ऐसा नेपाल की जनता को नहीं लगता। नेपाली जनता को पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार के संरक्षण में ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भारत में रहते थे और उनके साथ बहुत सारे लीडर भी रहते थे। जो नेता थोड़ा भारत विरोध में काम करता था उसे पकड़ लिया जाता था, बाकी उन्हीं के दया पर निर्भर रहते थे। तो ऐसे में जिस पार्टी का जन्म, ये नेपाली के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, जब आप नेपाल में जाएंगे, नेपाल में आएंगे, नेपाल के लोगों से मिलेंगे और नेपाल की उनकी जो अवधारणा है, उनकी जो समझ है भारत के बारे में समझेंगे, तो ये बातें पता चलती है कि नेपाली जनता में एक फीलिंग है, ऐसा विश्वास है कि पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को पूरा समर्थन भारत सरकार का, उस समय के भारत सरकार का था और ये भारत में रह करके नेपाल में आंदोलन किया करते थे। अब उसी प्रधानमंत्री को, वही आदमी जब प्रधानमंत्री बना तो उसको ये कह देना कि वो भारत विरोधी हैं, शायद नेपाली जनता का अपमान है। तो मुझे लगता है कि इससे आपको समझ आ गई होगी कि नेपाल में कोई भी प्रधानमंत्री बने भारत का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि नेपाल और भारत का संबंध सिर्फ दो सरकारों का संबंध नहीं, ये प्राकृतिक संबंध है, जनता के बीच का संबंध है। जब जाड़ा होती है तो काठमांडू में भी जाड़ा होती है और दिल्ली में भी जाड़ा होती है। जब गर्मी होती है तो काठमांडू में भी गर्मी पड़ती है। ये अलग बात है कि पहाड़ होने के चलते दिल्ली जैसी गर्मी यहाँ नहीं होती है, लेकिन नेपाल में तो होती है। तो प्रकृति ने एक भौगोलिक जो अवस्था बनाई वो सेम है, जनता के बीच का संबंध सही है और नेपाल की निर्भरता भी भारत के ऊपर है। ये भी फैक्ट है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री होने के कारण इसकी निर्भरता भी भारत पर है और भारत सरकार इसको सहयोग भी करती है। दुख तो यही है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, आर्थिक सहयोग भी करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे काम कर दिए जाते हैं जिसके चलते एंटी इंडिया फीलिंग नेपाल में फैल जाती है। तो आप जितना इसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं वो सब जीरो हो जाता है। कहा जाता है ना, बहुत इन्वेस्ट करते जाए इंटू जीरो कर दिए तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। यही चीज़ नेपाल में भी होता है। भारत सरकार का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे काम करते हैं, हजारों विद्यार्थी यहाँ से स्कॉलरशिप में पढ़ने जाते हैं। जो मेडिकल पढ़ने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, वहीं मेडिकल एजुकेशन नेपाली विद्यार्थी फ्री में पाते हैं। वैसा बहुत सारी एजुकेशन है जो नेपाली विद्यार्थियों को फ्री में पढ़ाया जाता है। उतना ही नहीं, आने जाने का खर्च, उन्हें रहने का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। लेकिन इतना सब के बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण और भारतीय संचार माध्यम में जो नेपाल के बारे में चर्चा की जाती है, इसके कारण जो एक छवि बनती है और वो भारत विरोधी बना देती है। लोगों को मन में भारत के प्रति एक गलत धारणा पैदा होती है। तो मेरा आग्रह ये होगा कि किसी भी देश के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए और देश चाहे छोटा हो या बड़ा, इजराइल नेपाल से भी छोटा है और भी बहुत सारे देश हैं, 4 लाख 5 लाख जनसंख्या वाले भी देश हैं, लेकिन आप नेपाल जिसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, उसके सार्वभौमिकता को अगर सम्मान नहीं करोगे तो फिर आपके साथ उसका संबंध अच्छा रहेगा, ये सोचना मूर्खता है। इसलिए जब भारतीय मीडिया और भारत सरकार, नेपाली सरकार और नेपाली जनता नेपाल देश की सार्वभौमिकता का सम्मान करने लगेगी तो नेपाल के साथ संबंध स्वाभाविक रूप से अपने आप सही हो जाएंगे। अभी जो कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई देता है उसमें बहुत बड़ा रोल भारतीय संचार माध्यम का है। नरेंद्र मोदी जब काठमांडू आए थे तो उन्होंने बार बार इस पर जोर दिया था कि नेपाल एक सार्वभौम देश है। तो अगर देश आप मानते हो तो हम सभी को, आप सभी को इसकी सार्वभौमिकता का सम्मान भी करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।